हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11 के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। यस, हमारी नेक्स्ट यूनिट दैट इज रोटेशनल मोशन वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में रोटेशनल मोशन है क्या, किसके बारे में उसमें हमने स्टडी करने है। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करेंगे कि अबाउट द मास ऑफ द सिस्टम कैसे डिटरमाइन करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था हमारे पास, लाइक वी आर इन द कार, है ना, और हमें इसका निकालना मोमेंटम, तो वेलोसिटी आ गई मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास ले लेते थे 200 kg। अब बोला मास किसका है, ये किसका? कार का। तो कार के अंदर क्या एक ही पार्टिकल है जिसका मास हमने बता दिया और निकाल लिया? अरे हाँ, अभी तक हम लोग यही करते आ रहे थे, पूरे कार को एक ही चीज मान रहे थे और एक ही चीज का मास हम बता देते थे, वो ये है बिकॉज दे आर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या ले रहे थे? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। पर रोटेशनल मोशन में तो ऐसा नहीं है। रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? रिजिड पार्टिकल्स आर देयर, और रिजिड पार्टिकल्स में हम लोग क्या कहते हैं? देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं रिजिड बॉडीज के अंदर, और वो सब पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा व्हेनेवर वी हैव अप्लाइंग, जब कितना भी हम फोर्स अप्लाई कर ले, एक्सटर्नल फोर्स, पर इन पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इतने सारे पार्टिकल्स है, इतने सारे पार्टिकल है, या तो क्या करो, लाइक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे निकालना मोमेंटम। एक पार्टिकल का मास इतना, वेलोसिटी इतनी, दूसरे का इतना, वेलोसिटी इतनी, थर्ड का इतना, मतलब ये तो गिनती नहीं होगी, और इन सबको फिर ऐड अप करना, तो जाके इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास हमें पता चलेगा। ऐसा करना तो भाई बहुत टिपिकल है, ये तो हम फिर बस यही करते रह जाएंगे और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो का हम टॉपिक लेकर आए हैं, आपके चैप्टर का टॉपिक लेकर आए हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। है क्या वो टॉपिक? टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। टॉपिक हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ मास। अब बात आई होता क्या है। तो बोला सेंटर ऑफ मास क्या मतलब? मैं मास कोई सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? हर एक पार्टिकल का मतलब, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन सब पार्टिकल्स की अलग अलग स्टडी करना वाज टू मच डिफिकल्ट टास्क। तो हमने क्या किया, हमने एक कंसेप्ट लाया सेंटर ऑफ मास, जो क्या कहता है पूरी की पूरी बॉडी का, हम लोग सपोज करेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं, वी आर जस्ट सपोजिंग कि सारा का सारा मास एक पॉइंट पर आकर कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है, और उसी मास को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, एंड दैट मास इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। यस, सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है? ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल वेयर ऑल द मास, ठीक है, बॉडी का सारा मास, वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। हम सपोज करते हैं सारा का सारा मास इस बॉडी का इस पॉइंट पर क्या कर रहा है? कंसंट्रेट कर रहा है। तो इसी पॉइंट को नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हो सकता है बॉडी के ऊपर ही हो सकता है बॉडी के बाहर भी हो। यस, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, बट वो कहीं पे भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास मे बी सेंटर पे हो, मे बी कहीं और हो, मे बी बॉडी के ऊपर ही नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जहां पे हम क्या कह रहे हैं? सारा का सारा मास हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, वेयर
whole mass of the system of particle is supposed to be concentrated at a point. हम suppose करते हैं वो एक पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है. is supposed to be concentrated at a point. एक पॉइंट पर आकर अगर इकट्ठा हो जाता है तो उस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, सेंटर ऑफ मास. ठीक बात. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट. एक पॉइंट पर आकर जहां पर वो इकट्ठा हो जाएगा उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, सेंटर ऑफ मास. क्लियर है इतनी बात कि सेंटर ऑफ मास है कैसा. अब बोला ठीक है, थियोरेटिकली तो समझ आ गया, जहां पे भी सारा पॉइंट मास इकट्ठा हुआ उसको सेंटर ऑफ मास बोल दिया. सेंटर ऑफ मास बॉडी पे हो सकता है, सेंटर पे हो सकता है, कहीं और पे भी हो सकता है. पर इस सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना भाई. बात तो कहाँ आ गई, मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी दो पार्टिकल, क्योंकि सबको कंसीडर करेंगे तो स्टडी करना टू मच डिफिकल्ट. हम तो हर चीज को इजी बनाते हैं. तो इजी बनाने के लिए क्या बोला, हम कोई भी पार्टिकल्स के दो मास कंसीडर कर लेते हैं. लाइक ऑब्जेक्ट का एक मास हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, दूसरा मास यहाँ कंसीडर कर लिया, है ना. इस पॉइंट पे ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर. सबसे पहले वी आर कंसीडरिंग, हम लोग जस्ट कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द टू पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. टू पार्टिकल जो है सिस्टम के कंसीडर किए, पॉइंट्स किस पे, ए एंड बी. ठीक है. हुज मास, पहले वाले का मास हम मान लेते हैं कितना है, m1 है. दूसरे वाले का मास कितना है, m2 है. ठीक है. पहले वाले का मास आ गया m1, दूसरे वाले का मास आ गया m2. ठीक बात. फिर क्या बोला, प्लेस एट अ डिस्टेंस. ऑरिजिन है ये, ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, r1 डिस्टेंस पे है. बी कितने डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस पे है ना भाई. ये r1 और r2 उसके क्या आगे, ऑरिजिन से पॉइंट के डिस्टेंस को कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर. वेरी गुड. ऑरिजिन से पॉइंट के डिस्टेंस को कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर. तो ये आ गया r1, ये आ गया r2. इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, r2 माइनस r1, बट हमने ले लिया नॉर्मल है. अब हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है. अगर ये दोनों इक्वल होंगे m1 और m2 तो हो सकता है सेंटर पे ही लाई करे. लाइक हम कह देते हैं हाइड्रोजन एटम है. ठीक है. हाइड्रोजन एटम है तो दोनों सेम सेम हो गए तो कह सकते हैं कि भाई तो डिपेंड ऑन द किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास कहीं सी पॉइंट पर लाई कर रहा है. ठीक है. तो हुज मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली एंड position vector and the distance from the origin is r1 and r2. r1 हो जाएगा और r2 हो जाएगा. now we have to calculate the center of mass. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, center of mass. we have to calculate the center of mass. अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होगा. तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम सबसे पहली बात क्या करते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स है ना, इनके ऊपर क्या लग रहे हैं, दो तरह के फोर्स लग रहे हैं. क्योंकि हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे हमेशा क्या लगता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग. फर्स्ट वन इज इंटरनल फोर्स, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स. ऐसा ही होता है. तो हमने माना ए पे इंटरनल फोर्स एक्टिंग F1, इस पे क्या एक्ट हो रहा है, F2. अब फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, सेकंड वाला पार्टिकल फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है. तो यहां टोटल फोर्स कितना हुआ हमारा, यस टोटल फोर्स इज व्हाट, टोटल फोर्स इज F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F12. फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है, प्लस F21 सेकेंड वाला किस पे लगा रहा है, फर्स्ट पे लगा रहा है. ठीक बात. क्या किया, ये इस पे लगा रहा है पार्टिकल, ये इस पे लगा रहा है. फर्स्ट वाला सेकेंड पे एक्शन कर रहा है,
सेकेंड वाला फर्स्ट पे रिएक्शन कर रहा है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, F1 टू किसके इक्वल हो गया, माइनस F2 1 के। कैसे आया, अभी तो आपने बोला न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन था, ये तो अब क्या बोला हमारे पास, न्यूटन का सेकेंड लॉ। यस, न्यूटन का सेकेंड लॉ तो हमें क्या कह रहा था, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसा ही बोलता जाता है। वेयर P क्या है, मोमेंटम है, एंड दिस मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब बात आई वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, dr/dt, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा, हमारा फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, dp/dt के इक्वल है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स हमारे पास क्या हो गया, F1 F2 आपस में कैंसिल हो गया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ हमारे पास बच गया F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू, दो ऑब्जेक्ट के लिए है तो dp1/dt प्लस dp2/dt, ठीक है ना। इतनी बात, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्लस सेकेंड का, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल आ गया। अब P को क्या लिख सकते हैं आप, mv, तो यहाँ क्या आ जाएगा d/dt, P को हम लिख सकते हैं mv, m1 v1, d/dt बाहर आ गया, m2 v2, ठीक बात। अब कांस्टेंट है मास, तो चाहे आप बाहर लिख लो डेरिवेटिव के, चाहे अंदर रहने दो, देयर इज नो इफेक्ट। तो एक बार हम, क्योंकि हमें पता है हमें v का मतलब क्या है, dr/dt, तो उसको पुट करना, चाहे अंदर ही रहना, d/dt m1, v1 की जगह क्या है dr1/dt प्लस d/dt m2, v2 की जगह क्या है dr2/dt, ठीक किया। v1 की जगह dr1/dt, इसकी जगह आप देखो d/dt इधर भी d/dt, दोनों को सेम तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा d²/dt² m1 r1 प्लस m2 r2 आ गया हमारे पास। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, d²/dt m1 r1 प्लस m2 r2। अब हमने देखा भाई न्यूटन सेकेंड लॉ ने यह भी बताया कि फोर्स तो क्या होता है, ma होता है। फोर्स क्या होता है हमारे पास, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही होता है। तो हमने क्या देखा, जब हम इसको कंपेयर कर रहे थे तो यहाँ पर मास तो था ही नहीं, d²/dt² m1 r1 m2 r2, मास अलग से तो था ही नहीं, ये तो d²/drt हो गया। तो अब हमने क्या करा, इस मास को लाने के लिए सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2 से डिवाइड। अब ये पूरी टर्म तो क्या आ गई हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, जिससे हमने कंपेयर किया, तो ये जो d² एक्सेलरेशन पूरा क्या आ गया, d²/dt² इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 m1 प्लस m2। अब बोला ये एक्सेलरेशन तो किसके इक्वल होती है, d²r/dt²। दिस r इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, और यहां से हमारे पास r की वैल्यू आ गई जिसे हमें फाइंड आउट करना था, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या होता है, r इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स अपॉन में m1 प्लस m2। किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिया, m1 r1 प्लस m2 r2
अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है, ये अभी 2 सिस्टम का पढ़ा है, ऐसे ही n सिस्टम का पढ़ेंगे हम लोग। तो उसको पढ़ने के लिए आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चीज को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।